दुनिया की मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस है वो प्रॉफिटेबल नहीं होती, पर इंडिया की एयरलाइन इंटर ग्लोब एविएशन वो प्रॉफिटेबल है और कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। जिनके लिए उन्होंने 3 स्टेप लिए मेजर। वो अपनी एयरलाइन में जो फूड देते हैं वो पहले से कुक किया होता है, मतलब उनकी एयरलाइन में ओवन नहीं होता, ताकि फ़ायदा क्या हो कि भाई वेट कम हो जाए। मोस्टली जो क्रू मेंबर्स हैं वो लेडीज़ होते हैं, क्योंकि उनका वेट कम होता है। एंड थर्ड वन, हर एक फ़्लाइट टाइम से निकलती है, ताकि एट द एंड ऑफ ईयर वो बहुत सारी एक्स्ट्रा फ्लाइट ले सकते हैं। तो सिमिलरली अगर आपकी अभी कैसी भी प्रिपरेशन हो, 45 डेज़ में अपना स्कोर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करना है, तो कुछ ठोस स्ट्रेटेजी चाहिए। वो स्ट्रेटेजी मैं आज लेके आया हूँ। तो आज का कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, ये प्योर स्ट्रेटेजी का वीडियो है। डैम श्योर है कि इसे अगर 45 डेज तक फॉलो किया जाए तो आपका स्कोर सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। तो बताओ सर करना क्या है, चलो देखते हैं। 45 डे नीट स्ट्रेटेजी। तो आओ देखते हैं कि 45 दिन में करना क्या है। सबसे पहला अपना टारगेट है कि भाई सर बताओ कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, व्हाट शुड योर रीडिंग आवर्स। तो अब तो आग लगी है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो आई थिंक यू मस्ट एम 12 आवर स्टडी, दिन में 12 घंटे एक्टिव स्टडी हो, ऐसा टारगेट करना। अब अगर आपको 12 घंटे एक्टिव स्टडी करना है तो 14 आवर्स का स्टडी टारगेट करना पड़ेगा, एम करना पड़ेगा। 12 घंटे अगर स्टडी करना है तो प्लान फॉर 14 आवर्स। चलो सर पढ़ लेंगे 45 डेज़ के लिए 14 आवर्स, बट ये 14 आवर्स में भी करना क्या है। तो 1 बाय 1 देखेंगे कि आपको अपने 12 घंटे में डिस्ट्रीब्यूशन आपको 12 आवर्स का दूंगा। आप एम 14 आवर्स का करना, ताकि 12 घंटा तो पढ़ ही पाओ। 12 घंटे में 1 बाय 1 कौन सी चीज़ें करनी है, लेट्स सी। मैं 4 पार्ट में उसे डिवाइड करूँगा। चलो पहला टारगेट अपना 2 घंटे। 2 घंटे किसे देना है, बैकलॉग को। हर एक का होगा, मुझे पता है। जो चैप्टर आपके बाकी है, जिनकी थ्योरी बाकी है, जिनके एमसीक्यू बाकी है, पर ये 2 घंटे वो आपके तीनों सब्जेक्ट के बैकलॉग के लिए ओनली फॉर थ्योरी कॉन्सेप्ट। जो भी चैप्टर आपके करने ही बाकी है, जिनकी कुछ थ्योरी बाकी है बराबर, वो सब हमें ये 2 घंटे में करना है। चलो कैसे करने वो भी बताऊंगा, एकदम डिटेल वीडियो, आपको सिर्फ फॉलो करना है। चलो सबसे पहले क्या पढ़ना पड़े, थ्योरी। थ्योरी बेटर है अब तो आप एनसीईआरटी में से पढ़ो या तो फिर अपनी नोट्स में से पढ़ो। अभी नोट्स बनाने का टाइम अगर ना है तो एनसीईआरटी में से पढ़ो, राइट। किसी की रेडीमेड नोट्स मिल जाए तो उससे पढ़ो, नोट्स से पढ़ो, फिर भी एनसीईआरटी पढ़ना तो मस्ट है, राइट। एनसीईआरटी में ही नोट्स बना सकते हो आप। एनसीईआरटी में हाईलाइट करते जाओ, कुछ जो इनसिग्निफिकेंट पॉइंट्स है उनको काटते जाओ, तो एनसीईआरटी में ही आपकी नोट्स बन जाएगी, टाइम बच जाएगा। अच्छा मान लो सर कोई फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिक्स का टॉपिक है जो समझना ही बाकी है, तो आप या तो जहाँ ट्यूशन है वहाँ ट्यूशन में से सीख लो फिर से, राइट। जैसे हम पूरा 11th कराने वाले हैं अब, नहीं तो फिर आप वीडियो से भी देख सकते हो। काफ़ी सारे टॉपिक के वीडियो हमारी चैनल पे भी है या यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। तो आइदर यू कैन स्टडी फ्रॉम वीडियो और योर ट्यूशन टीचर। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात है कि रिकॉर्डेड लेक्चर देखने, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या आपको फटाफट हो जाएगा, लाइव में नहीं पढ़ना है। और जो पूरा ही सीखना बाकी है उसमें वन शॉट नहीं देखना है, डिटेल थियरम देखना। ये आपके 2 घंटे हो गए, इसमें हमने सिर्फ थ्योरी करी है, क्वेश्चन नहीं करे। अब आया 3 घंटे। 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। सर कौन से क्वेश्चन करने, किसके क्वेश्चन करने, ये जो 3 घंटे मैंने अलॉट किए है दैट इज ओनली फॉर बैकलॉग क्वेश्चन। मतलब जो चैप्टर की थ्योरी बाकी थी उसके क्वेश्चन करने, जो चैप्टर की थ्योरी हो गई है बट क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी है, जो कच्चे उसके क्वेश्चन करने। ये 3 घंटे कंपलसरी आपको क्वेश्चन करने। स्टूडेंट्स जितने आप क्वेश्चन करोगे उतना स्कोर आपका बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्या आने वाला है, क्वेश्चन। आप पढ़ते रहोगे एनसीईआरटी तो कंसेप्ट रिलेट नहीं कर पाओगे।
बराबर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आपके माइंड को हैबिट हो जाए कि कंसेप्ट से क्वेश्चन को कैसे 1 मिनट में रिलेट करना है। तो इसमें बैकलॉग वाले चैप्टर के क्वेश्चन कर दें। 11th नॉर्मली बच्चों का वीक होता है अभी, तो 11th के क्वेश्चन करने हैं, और आपके जो 12th में वीक चैप्टर है उसके क्वेश्चन करने। चलो ये 3 घंटे में तीनों सब्जेक्ट करने हैं। तीनों सब्जेक्ट में जैसे वो 2 घंटे रिवीजन था, उसमें भी आपको तीनों सब्जेक्ट करने हैं। पर मान लो जिस चैप्टर वो आपके मुताबिक है, जो चैप्टर ज़्यादा बाकी है उसको ज़्यादा टाइम दे दो। यहाँ मोस्टली आप ऐसा हो तो इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1-1 घंटा, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट टाइम बहुत लेते हैं और इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है एग्जाम में। या तो फिर से 45 मिनट और ये 1.5 घंटा, ऐसा भी कर सकते हो। फिजिक्स के 1 घंटा अगर करो तो 30 क्वेश्चन टारगेट करने हैं, मिनिमम 30। केमिस्ट्री के 35, बायोलॉजी के 45। तो देखो सम अप करो कितने क्वेश्चन हुए, 65 और ये 45, 110। तो कितने क्वेश्चन हुए, 30, 35, 45, सम करो तो 110। अब ये अगर हम 45 डेज के लिए करें तो अप्रॉक्सीमेटली कितने क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 4500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और है फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो हम बहुत करेंगे। तो अब तक कितने घंटे हो गए आपके, 2 आवर्स प्लस 3 आवर्स। इसमें आपका पूरा बैकलॉग कवर हो रहा है। मान लो सर हमारा तो कोई बैकलॉग नहीं है, तो उसके लिए हम आगे देखते हैं उन्हें क्या करना है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के 3 आवर्स थे जिसमें हम नए क्वेश्चन करने वाले थे, उसका टाइम वीक में मैक्सिमम डे अगर आप 2 to 5 जो कि आपका नीट का टाइमिंग है वो रख पाओ तो बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि 2 से 5 में आपकी नीट होगी। अगर रोज 2 से 5 प्रैक्टिस हो जाए, कुछ दिन हो जाए, तो आपको आपके माइंड को एक हैबिट हो जाएगी कि 2 to 5 में मुझे एक्टिव रहना है। हमको 45 डेज में ये वाला जो टाइम स्लॉट है उसको अपने एक्टिव स्टडी आवर्स में कन्वर्ट कर देना, तो उस दिन भी आपका दिमाग 2 से 5 में चलने लगे। अच्छा, क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, कौन से करने हैं? सबसे पहले आपको PYQ करना है। अब तक के नीट के जितने PYQ है वो सबसे पहले करना। सर पहले तो बहुत टफ आते थे। अगर आपके सिलेबस का ही टफ क्वेश्चन है तो करना ही है, पर आउट ऑफ सिलेबस अभी पूछते हैं तो नहीं करोगे तो चलेगा। टफ क्यों करना है? अगर आपके माइंड को टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस होगी तो आपको नीट का पेपर इजी लगेगा, और जिनको पेपर इजी लगता है वही 650-700 स्कोर कर पाता है। अगर मान लो PYQ हो गए, उसके बाद जो पैम्पलेट देते हैं ट्यूशन में से वो MCQ का और मॉड्यूल कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, PYQ, पैम्पलेट एंड मॉड्यूल। पर अगर मान लो कोई स्टूडेंट का कोई बैकलॉग है ही नहीं, तो पूरे साल रेगुलर स्टडी किया थ्योरी में या कोई पूरे चैप्टर में बैकलॉग नहीं है, हालांकि बहुत कम स्टूडेंट होते हैं ऐसे, तो उन्हें ये जो बैकलॉग के अपने 2 घंटे दिए थे उसे अलॉट कर देने क्वेश्चंस में। वो 2 घंटे में आप क्वेश्चन करोगे, तो फिर क्वेश्चन के 3 घंटे बैकलॉग वाले क्वेश्चन के थे और 2 घंटे जो थ्योरी का बैकलॉग था, मिलके 5 घंटे क्वेश्चन के हो जाएंगे। तो सर थियरी करनी नहीं है? नहीं, क्वेश्चन के टाइम अगर कोई भी कॉन्सेप्ट या थ्योरी अगर याद नहीं आती है तो वो थियरी जाके रिवाइज करनी है, राइट। तो मैंने अगर बैकलॉग नहीं है, मान लो 1 वीक के बाद खत्म हो गया, तो इसे जोड़ देना है आपको क्वेश्चन में। चलो ये 5 घंटे हो गए, अब और 3 घंटे। ये 3 घंटे हम रिवीजन करेंगे। कौन सा रिवीजन? जो चैप्टर हमें आते हैं, जो हमारे बैकलॉग नहीं है पर उसे रिवाइज तो करना पड़ेगा। अब रिवीजन की भी ट्रिक है कि कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। सबसे पहले रिवीजन में NCERT पढ़नी है, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट भी पढ़नी है। शॉर्ट नोट पढ़ ली, इसका मतलब ये नहीं कि आपको NCERT नहीं पढ़नी है, NCERT भी अभी तो पढ़नी है। जो लास्ट एग्जाम के आगे रिवीजन करो उसमें NCERT पे जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो देख लो तो चलेगा। अभी तो आपको शॉर्ट नोट भी पढ़नी है और NCERT भी पढ़नी है। NCERT को थोड़ा डेकोरेट करना स्टार्ट कर दो, मतलब उसमें जो काम का नहीं उसको कट कर दो, जो काम का है उसको हाईलाइट कर दो।
एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है? हर एक लाइन पढ़ते समय आप ये सोचो कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन में से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपका एनसीईआरटी रिवीजन तीनों सब्जेक्ट का हो जाएगा। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर दें जो कि एलिजिबल फॉर एमसीक्यू है, जिसमें से भी लंबा क्वेश्चन है पर एमसीक्यू बन सकता है तो करने आपको। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन भी करने हैं। एनसीईआरटी मैंने बता दिया आपको कैसे रीड करनी है, और हाईलाइट करना मस्ट है ताकि लास्ट रिवीजन में हाईलाइटेड पॉइंट देख पाए। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आते हैं तो उसे पढ़ना मस्ट। बाकी आप अपनी क्लास नोट, शॉर्ट नोट वो भी साथ में रख सकते हो। ये तीनों सब्जेक्ट का 1-1 घंटा दे दिया तो 3 आवर्स का आपको ये एनसीईआरटी का रिवीजन हो गया। अच्छा, यहाँ बैकलॉग वाले चैप्टर नहीं आएंगे, यहाँ जो चैप्टर आपको आते हुए आए। मान लो बैकलॉग वाला चैप्टर आज आपने पढ़ लिया तो नेक्स्ट वीक में वो रिवीजन में ले सकते हैं। चलो, अब आपका आया भाई कितने घंटे हो गए? 2 + 3 + 3 8 आवर्स हो गए। 4 घंटे बाकी है। 4 घंटे लास्ट के जो बचे उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। पर कौन से क्वेश्चन? बैकलॉग वाले नहीं, जो आपने ऑलरेडी किए थे। जिस चैप्टर के आपने पीवाईक्यू किए थे, पैम्पलेट किए थे, मॉड्यूल किए थे, टेस्ट पेपर के क्वेश्चन जो आपने एक नोटबुक में लिख के रखे अच्छे क्वेश्चन, वो फिर से रिवाइज कर दें। रिवाइज कैसे कर दें? रिवाइज करने का मैं तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़ लो, आता है तो छोड़ दो। क्वेश्चन पढ़ो, आता है तो छोड़ दो, नहीं आ रहा है तो सॉल्व करो। कंसेप्ट देखना पड़ेगा तो कंसेप्ट देखो फिर सॉल्व करो, राइट? इस तरह से करना है। मान लो किसी का कैलकुलेशन पोर्शन थोड़ा वीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो आप क्या करो, हर तीसरा कैलकुलेटिव क्वेश्चन कर लो। जो करो आंसर तक करना, राइट? अच्छा, ये 4 आवर के लिए 3 दिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और 3 दिन आपको टेस्ट देना है। ये 4 घंटे भाई, 3 दिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 3 दिन टेस्ट देना है। क्वेश्चन कहाँ से करने हैं भाई? पीवाईक्यू, मॉड्यूल एंड पैम्पलेट। बाकी 3 दिन क्या करना है आपको? टेस्ट देनी है। मान लो ट्यूशन में आपके 2 टेस्ट दे रहे हैं तो आप 1 टेस्ट एक्स्ट्रा घर पे दे दो, पर इन टोटल वीक में मिनिमम 3 टेस्ट देने हैं। जैसे टाइम पास होगा आप वीक में 4 या 5 टेस्ट भी दे सकते हो। सब टेस्ट तो 3 घंटे की होती है, आपने 4 घंटे दिए। 1 घंटा जो टेस्ट आपने दिए उसको एनालाइज करना। चलो, कैसे एनालाइज करना है वो भी बताएंगे। तो आपके 12 आवर्स का एक परफेक्ट रूटीन सेट हो गया। एनालाइज कैसे करना है? आप देखो कि कहाँ गलती हुई। अब गलती बहुत तरह की हो सकती है। आपसे पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम से स्ट्रेटेजी सोच के रखो कि कैसे पेपर को अप्रोच करना है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पहले से करके रखो। कैलकुलेशन में गलती हो रही तो कैसी गलती हो रही? कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट आपका मिसकंसेप्शन है, या तो फिर आप जल्दी में अनकॉन्शियसली गलती कर देते हो, बराबर? उन सबको देखोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। आपको सिर्फ देखना है उसे। क्वेश्चन रीडिंग में गलती हो जाती है, इसलिए तो दिन में हम 3 + 4 7 घंटे क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें आप क्वेश्चन को सही तरह से पढ़ने की भी प्रैक्टिस करो। जहाँ पर रीडिंग में गलती हो रही है बात देखो कि ये गलती हुई तो नेक्स्ट टाइम अवेयर हो जाओगे खुद से। अगर कंसेप्ट को रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो भी उसका सॉल्यूशन क्या है, वो 7 घंटे। फिर देखो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे आपका नेचर अभी चिड़चिड़ा हो गया है, बराबर एग्जाम में ध्यान नहीं रहता है, तो कुछ हर एक के लिए अलग अलग सॉल्यूशन हो सकता है। आप मेडिटेशन कर सकते हो, थोड़ा नेचर शांत रखो, राइट? 12 आवर्स के अलावा जो है थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए टाइम दे दो। मान लो आपने 6 से 7 घंटे की नींद ले ली, फिर भी आपके पास 1 या 2 घंटे बचेंगे, राइट? मिस्टेक में आप ऐसा भी कर सकते हो, कुछ लोग मिस्टेक नोटबुक बना देते हैं। टेस्ट में जो मिस्टेक हुई उसकी नोटबुक बना दो, क्या गलती हुई, फिर 2-3 बार मिस्टेक को देखोगे तो भी वो सॉल्व हो जाएगा, राइट? अब हमें रिचुअल की तरह फॉलो करना है। जैसे हम हर रोज़ प्रार्थना करते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, तो इसी तरह से ऐसा एक शीट बना दो, वो लगा दो और पूरे घर में डिक्लेयर कर दो मैं ऐसे करने वाला हूँ। अब यहाँ हुआ मान लो आपका डे 1, तो आपने 2 घंटे बैकलॉग कर लिया, यस।
आपने 3 आवर्स बैकलॉग की क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, यस। एनसीईआरटी रिवीजन 3 घंटे कर दिया, यस। 4 घंटे टेस्ट या क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, यस। हर रोज ये चारों पे मार्क करना है, राइट। तो इस तरह से अगर आपकी 45 डे की जर्नी कंप्लीट हुई तो बाद में भी आपके पास 1 वीक बचेगा जिसमें आप फिर से एक बार रिवाइज करके अच्छी तरह से नीट में स्कोर कर पाओगे। तो क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो ना, तो लेट अस स्टार्ट।